दोस्तों, हमारी द वाइल्ड सीरीज की अपार सफलता और आप लोगों की रिक्वेस्ट के बाद ये द वाइल्ड का सेकंड पार्ट है। तो जैसे कि आप सभी ने अभी तक देखा है कैसे एक अनजाने सफ़र पर निकली 8 लड़कियां अचानक से गुमशुदा हो जाती है। देखते ही देखते उस वीरान आइलैंड में उन्हें 12 दिन बीत चुके। हमें मालूम पड़ता है कि जेनेट की लाश, जो कि लड़कियों के लिए रहस्य बन चुकी थी, वो दरअसल अब तक क्लेन के पास पहुंच चुकी है, जिसे देखकर क्लेन इतना आहत होती है कि अपना आपा खो बैठती है और खुद को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा लेती है। उसे लगता है कि उसके काम की वजह से वो इतना स्ट्रेस में आ गई है कि अब खुद पर कंट्रोल खो रही है और इसके चलते किसी साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेने के और अभी के लिए उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। वहीं प्रेजेंट में लिया से मिलने डैनियल एक बार फिर से उसके कमरे में आता है। लिया अभी तक नहीं समझ पा रही है कि उसे रेस्क्यू किए 2 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, फिर भी यहाँ ऐसे क्यों उसे रखा गया, उसके माँ बाप कहाँ हैं और बाकी के लोगों से उसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सभी सवाल उसे एक अलग ही कश्मकश में उलझाए हुए हैं, जिसका जवाब कोई भी देने को तैयार नहीं था। डैनियल उसे बताता है कि उसके माता पिता का वीज़ा तैयार हो चुका है, वो जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन हम अभी तक अनजान थे कि आखिर वो जगह कौन सी है और तो और लिया, फातिन और टोनी, डॉट और रशेल के अलावा भी कोई जिंदा बचा है या नहीं। डैनियल सवाल करता है, क्या तुम्हें अभी भी उनकी याद आ रही है, जिस पर लिया हामी में जवाब देती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ उसके मुताबिक वो लोग कोई दोस्त तो नहीं थे, लेकिन हाँ वो सब एक साथ ज़रूर हो गए थे। उनमें अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। हर किसी ने अपना अपना काम बांट लिया और आराम का दिन भी तय कर लिया था। हालांकि जब से जेनेट की लाश गायब हुई है, उसे न जाने क्यों टापू की हर बात एक बार फिर से अजीब लगने लगी है। उसकी बेचैनी देखकर एक दिन नोरा अपनी डायरी उसे थमा देती है और दिल में उथल पुथल हो रही सभी बातों को उसमें लिखने की सलाह देती है ताकि उसका मन हल्का हो सके। पर लिया के लिए ये कुछ नया नहीं था। लेकिन लिया के लिए कुछ नया नहीं था, उसने पहले भी ये कोशिश की थी, जहाँ पर जेफरी से जुड़ी सभी यादों को तरोताज़ा करके अक्षरों में उतारा था। प्यार, इश्क, मोहब्बत का वो हर एक खास पल जिसने उसने अपने शरीर के किसी कोने में अभी तक संभाल के रखा है। उन्हीं पलों को सोचते हुए वो अपनी यादों में चली जाती है, जहाँ पर एक रोज अपने कुछ दोस्तों के साथ वो जंगल में कैंपिंग के लिए निकली थी। यहाँ आयन नाम का दोस्त उसके काफी करीब आने की कोशिश करता है। दोनों साथ में थोड़ी बहुत मौज मस्ती के साथ ड्रिंक भी करते हैं। आयन उसके नजदीक आता है, दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं, लेकिन लिया चाह कर भी जेफरी को भूल नहीं पा रही है। शायद उसकी जगह वो किसी और को देना नहीं चाहती और अकेले ही अपना दुख बांटने के लिए रोते हुए जंगल में चली जाती है। अब हमें आइलैंड का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर लिया नोरा की डायरी में कुछ न कुछ लिखती रहती है, जैसे कि उसके पैर का अंगूठा खून से भरा हुआ है। सामने पड़ी मार्था एक थॉमस नाम के मर्दाने पुतले के साथ सो रही है, जैसे कि दोनों ने शादी कर ली। फिर लहरों की तरह जाती शेल्बी को देखकर लिखती है, शेल्बी अजीबोगरीब व्यवहार कर रही है, वो अकेली ही घूमती रहती है और पानी के पास जाकर कुछ धोती है। अब इस दौरान रशेल के हाथ खाने के लिए कुछ समुद्री सीपियां लगती है, जो कि प्रोटीन से भरे हुए थे। शेल्बी को छोड़कर सभी उसका आनंद उठाते हैं क्योंकि उसे एलर्जी होती है। इसके कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि सभी लड़कियां जोरदार उल्टियां करने लगी हैं। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब हो रही है। शायद ये सभी सीपियां खाने की वजह से हो रहा है और इन सब में सबसे ज्यादा नाजुक हालत टोनी की थी, जिसने सबसे ज्यादा सीपियां खाई थी। दूर से उन पर नजर रख रहा है टॉम घबरा जाता और अस्पताल में एडमिट क्लेन को इसकी खबर देता है। क्लेन मदद के लिए ऑफिस जाना चाहती है, परंतु डॉक्टर्स 24 घंटे से पहले उसे वहां से आने से मना करते हैं, जिससे वो उग्र हो जाती है और उन्हें मजबूरी में क्लेन को शांत रखने के लिए बेहोश करना पड़ता है। वहीं आइलैंड पर डॉट लिया को समझाती है कि उन दोनों की हालात बाकी के लोगों से बेहतर है, इसीलिए उन्हें ही सबको संभालना होगा। ऐसे में लिया को नुकीले पेड़ के ऊपर टंगे पायलट का काला बैग ले जाने के लिए कहती है, जिसमें कुछ दवाइयां मौजूद थी, और खुद टोनी का ख्याल रखने के लिए जाती है। लिया जब उन दवाइयों को बैग ले रही थी, तभी उसकी नज़र सभी से अकेला छोड़कर घूम रही शेल्बी पर जाती है, जो किसी चीज़ को ढूंढ रही थी। लिया भी बैग को एक जगह किनारे पर रख के उसका पीछा करने लगती। उसे लग रहा है कि ज़रूर शेल्बी उन लोगों से कुछ छुपा रही है या फिर वो टापू के बारे में कुछ जानती है, और इस तरह वो सब पर बिना बात के शक करती रहती है और अपनी लापरवाही की वजह से बैग में रखी कुछ दवाइयों को गिरा देती है, जिसके कारण डॉट को केवल एक ही हेलोफिन नाम की दवा मिलती है, जिसकी ज़रूरत अभी टोनी और मार्था दोनों को थी। यहाँ टोनी चाहती है कि उसकी जगह मार्था को यह दवा दे दी जाए। वहाँ शेल्बी आती है और टोनी की हालत देखकर ज़बरदस्ती उसे दवा खिलाती है। अब शाम को जब सबकी हालत में सुधार हो रहा था, वहीं मार्था अभी भी दवा ना मिलने की वजह से बीमार थी। अचानक चलते चलते वो बेहोश होकर गिर जाती है, जिसका कारण कहीं न कहीं लिया ही थी, जिसने अपनी एक गलती की वजह से उन लोगों की जान दांव पर लगा दी। डॉट अभी भी दूसरी हेलोफिन ढूंढने में लगी है, लेकिन लिया उन लोगों से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और कहती है कि गुम होकर उसने कुछ दवाइयाँ यहाँ वहाँ गिरा दी, शायद अभी भी वो वहीं हो।
डॉट उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि ये बात तो मुझे पहले बता सकती थी, चलो मुझे जल्दी से वहां पर लेकर चलो। फिर दोनों दवाइयां ढूंढने के लिए रात में ही वहां निकलते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि लिया, जो बिल्कुल हमारी तरह कहानी के रूप में ये सब डैनियल को बता रही थी, और इसी बीच उसे फिर से वहम होने लगता है कि इन सब की जिम्मेदार वो है। वो डैनियल पर भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से एक नर्स कमरे में आती है और उसे शांत करने के लिए कुछ वैसा ही इंजेक्शन लगाती है जैसा मेंटल हॉस्पिटल में क्लेन पर लगाते हुए देखा था। स्टोरी फिर हल्की सी फ्लैशबैक में जाती है। हम क्लेन को अपने डॉक्टर से मिलते हुए देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि डैनियल ही होता है। वो उन्हें बताती है कि कैसे वो अपने काम और निजी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही परेशान चल रही है। खास तौर पर उसने अभी हाल में ही अपने शौक में काम कर रहे एक साथी को भी खोया है, जिसके चलते वो और भी दिक्कतों का सामना कर रही है। ना उसे नींद ना आ रही है और ना ही उसे चैन। डैनियल उसके इस झूठ को पकड़ लेता और कहता है कि आप कुछ न कुछ झूठ बोल रही हैं, क्योंकि आपकी जुबान में उतार चढ़ाव है, आंखें इधर उधर भाग रही है। क्लेन उसकी इस काबिलियत पर जोर जोर से हंसने लगती है और हकीकत बयां करते हुए कहती है, दरअसल मैं कोई पागल नहीं हूँ और ना ही यहाँ अपना इलाज करवाने आई हूँ, बल्कि मैं तो आप जैसी शख्सियत से मिलने आई हूँ। मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। आप एक कमाल के साइकियाट्रिस्ट हो और आपकी रिसर्च, आपकी लिखी हुई किताबें वाकई काबिले तारीफ है। वेल, इतना कुछ करने के बावजूद आप ऐसी छोटी जगह पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते, और इसके लिए मैं आपको एक ऑफर देना चाहती हूँ। पैसा आपका मुताबिक होगा और काम मेरे। जिसके बाद दोस्तों हम डैनियल को क्लेन से मिलते हुए देखते हैं। यानी कि अब डैनियल क्लेन के लिए काम करता है, और आज जहां लड़कियों को कैद किया गया है वो कोई हॉस्पिटल नहीं बल्कि क्लेन की अपनी एक अलग गोपनीय जगह थी, जहां डैनियल और डीन का काम बारी बारी से लड़कियों के मन में सारी जानकारी लेकर ये यकीन दिलाना था कि आइलैंड में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उन लोगों की गलती थी, ताकि क्लेन का शो बच सके। कहानी एक बार फिर से अतीत के पन्नों में पलटते हुए वापस चली जाती है, जहां पर लड़कियों को अब आइलैंड में फंसे हुए तकरीबन 15 दिन गुजर चुके हैं। जिंदगी में वैसे भी परेशानी का सैलाब कुछ कम नहीं था। बीती रात एक सुनामी आकर बची कुची कसर भी पूरी कर देती है। लहरों का सैलाब इतना खतरनाक था कि सब कुछ तहस नहस हो गया। उनकी आधी से ज्यादा सप्लाईज बह चुकी है, यहाँ तक कि कड़ी मेहनत से बनाया हुआ बेचारों का घर भी तबाह हो जाता है। ऐसे में डॉट किसी दूसरी जगह पर कैंप बनाने का निर्णय लेती है। वहीं खोजबीन के दौरान शेल्बी को 2 जरूरी बैग हाथ लगते हैं, जिन्हें शायद लहरों ने अपने साथ लेकर आई थी। लिया को शेल्बी से बर्ताव और इतनी जल्दी हर चीज का पता लगने का दंग थोड़ा अटपटा लगता है। उसे लगता है कि ऐसे कुछ तो है जो शेल्बी को इस जगह के बारे में हम लोगों से बेहतर पता है, और ये बात वो उनसे छुपा रही है। फिलहाल जो 2 बैग शेल्बी के हाथ लगे थे उनमें से एक तो मार्था का था, परंतु दूसरा किसका था ये जवाब हमें जेनेट से जुड़ी कहानी से मालूम पड़ता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट आम लड़की थी। उसका असली नाम लिन बैच था। वो एक होशियार और मेहनती छात्र थी, जिस पर बतौर प्रोफेसर कॉलेज के दिनों में जब क्लेन की नज़र पड़ती है तो उसे अपनी एक स्टडी में असिस्टेंट के रूप में रख लेती है। बस यहीं से उन दोनों का रिश्ता खास हो गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो दूसरा बैग लड़कियों के पास था वो जेनेट का ही था। उन्हें बैग में शराब की बोतल, साथ में एक लाइटर भी मिलता है। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता भोली भाली सी दिखने वाली जेनेट इतना बिगड़ैल होगी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आखिर उन लोगों को लाइटर की जरूरत भी थी, मगर लिया को ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब कभी भी उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है वो सब कुछ जाने अनजाने शेल्बी के हाथ लग जाता है। ये जादू आखिरकार कैसे हो रहा है? वो जोर से चिल्लाते हुए शेल्बी से पूछती है, तुम आखिरकार दिन रात हम लोगों से छुप कर कहाँ जाती हो? ऐसी कौन सी खुफिया जगह है इस टापू पर जिसके बारे में हमें पता नहीं है? शर्म से लाल अपने ऊपर उंगली उठती देख कभी गलत का सहारा न लेने वाली धार्मिक शेल्बी की आंखें छलक उठती है और उन लोगों के सामने अपने 2 प्लास्टिक के दांत दिखाकर कहती है, तुम लोगों के खिलाफ कोई घिनौनी साजिश में नहीं रच रही थी, बल्कि इन दोनों दांतों को पिछले 11 साल से अकेले में छुपकर दुनिया से बचकर साफ करने की कोशिश कर रही थी। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको सच पता चल गया होगा। जो सोचना है वो सोचो, वैसे भी मुझसे नफरत करने का एक और बहाना आप लोगों को मिल गया होगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और सब शेल्बी की इस हालत के जिम्मेदार लिया को ठहराते हैं। कुछ देर बाद सभी जरूरी सामानों के साथ नई जगह पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें बचाव दल आने तक यही रहना था। उधर टोनी जंगलों में लकड़ियां ढूंढने जाती है। वहां अकेली बैठी शेल्बी नजर आती है। दोनों में बेशक एक दूसरे से थोड़ी बहुत नहीं बनती, जैसे कि टोनी को लगता था कट्टरपन शेल्बी को उसके समलैंगिक होने से नफरत है। हालांकि शेल्बी ऐसा कुछ नहीं समझती, क्योंकि वो खुद भी ऐसी थी। उसका सपना था कि ऐसी दुनिया में जीना जहां उसे किसी भी चीज का जवाब ना देना पड़े, किसी की नजरों में खुद का अस्तित्व ना भूलना पड़े। और आज ये टापू शायद उसी की एक आजादी का नमूना है, जिसका सबूत वो उसे किस करते हुए देती है।
इसी बीच फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे क्लेन बिना पुरुष की महिलाओं से अलग दुनिया वाली अपनी शो के लिए लिन को पूरी तरीके से तैयार कर रही है। उसे एक नई आइडेंटिटी, नया नाम और सब कुछ दे रही है ताकि वो उन्हें उन लोगों के बीच रहकर इस बात की खबर दे सके कि आखिर बिना पुरुषों की महिलाएं कैसा व्यवहार करती हैं। क्या वो एक नए युग का निर्माण कर सकता? सच कहें तो यही उसके इस रिसर्च का मकसद था, वो भी बिना किसी की जान लिए। वहीं टापू पर किसी बात को लेकर नोरा बहन रशेल का सच सबके सामने उजागर कर देती है और वो कोई स्टैनफोर्ड एडमिशन नहीं लेने वाली है और ना ही देश के लिए ओलंपिक खेलने वाली है, बल्कि वो तो ये सब झूठ फैला रही है। सच्चाई तो ये है कि उसे उसकी टीम से निकाल दिया गया था, जिसके बाद दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और बात को ज़्यादा बिगड़ते हुए देख डॉट उन्हें शांत करा। हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, किस्मत साथ रही तो ये टापू वैसे भी हमें कुछ दिन में मार ही देगा। इसके बाद कहानी हवाई यात्रा के उस दिन पर चली जाती है जहां सभी हादसे का शिकार हुए थे, लेकिन हकीकत में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। लड़कियों को पेस्ट्री में बेहोशी की दवा दे दी गई थी, जिसके खाने के बाद उन्हें मदहोशी की हालत में अलग अलग नाव के जरिए एक अकेले आइलैंड में भेजा जा रहा था और ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि क्लेन अपने साथियों के साथ अंजाम दे रही थी। सिर्फ एक जेनेट ही थी जो अभी होश में थी, जिसे अब लड़कियों के साथ ही उस टापू पर जाना था, परंतु न जाने क्यों आखिरी वक्त में वो अपने फैसले को बदल लेती है क्योंकि ये सब उसे नागवार गुजरता है। एलेक्स उसे समझाने की कोशिश करता है। इस दौरान जेनेट का पैर फिसल जाता है और सीने में जाकर उसे अंदरूनी चोट लगती है, जो पहले तो उसे समझ नहीं आती और लड़कियों के उस दल का हिस्सा बनने के लिए वो दोबारा से तैयार हो जाती है क्योंकि वो क्लेन को निराश नहीं करना चाहती। मगर कुछ दिनों बाद इसी अंदरूनी चोट के चलते शरीर में खून जमने से उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल वर्तमान में सभी लड़कियों को निराश और हताश बैठा देख तभी फातिन को एक आवाज सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज जिसे सुनने के लिए न जाने वो कितनी दिनों से तरस रही थी। ट्रेन उनके ऊपर से गुजर रहा था, उन सभी की आंखें खुशी से झूम उठती और लगता है कि अब वो वापस अपने घर लौट पाएंगे, परंतु किस्मत ने शायद अभी उनकी जिंदगी में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि जैसे ही क्लेन को इस बारे में मालूम पड़ता है वो फौरन अपनी टीम को आगाह कर देती है और पायलट का पता निकालने के लिए कहती है ताकि उसकी जानकारी देने से पहले उसे खरीदा जा सके, वरना ये उसका पूरा शो खाक में मिल जाएगा। वहीं लड़कियां इस बात का जश्न मना रही थी कि अब जल्दी से वो पायलट कुछ लोगों को उन्हें बचाने के लिए लेकर आएगा और इसीलिए अपने पास मौजूद इकट्ठा सभी चीजों को वो एक एक करके खा जाती हैं। मार्था को जेनेट के बैग में एक कैंडी मिलती है, वो एक साथ 3 कैंडी खा लेती है, इस बात से अनजान कि वो कुछ और नहीं बल्कि नशे की गोलियां थी। और जब ये बात और लड़कियों को मालूम पड़ती है तो वो एक वोडका के साथ साथ इन गोलियों को उसका साथ देने के लिए खा लेती है। कहानी फ्लैशबैक में आती है। हम लगड़ा कर चल रही शेल्बी को देखते हैं, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार वो बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रही है। अब डैनियल और डीन उसे रोज हुए वाक़े की जानकारी के लिए उसके कमरे में पहुंचते हैं, जहां डैनियल बस शेल्बी से एक ही सवाल करता है, आखिर जिस दिन उन्हें वो पायलट दिखा था तो सभी लड़कियां खुश थी, लेकिन उसका मुंह क्यों बना था? क्या वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहती? बदली बदली से लग रही शेल्बी उन लोगों को अपने अतीत के बारे में बताती हुए कहती है, सभी चाहते हैं कि वो अपने निर्णय खुद ले, आजादी से जी सकें, और जिस जगह से मैं आई हूँ वो मेरे लिए किसी जेल से कम नहीं था। पिता डेव तीनों भाई बहनों पर अपनी मर्जी थोपा करते थे, ऐसा लगता था कि मैं किसी जंजीरों से बंधी हुई। खुशी मनाने के लिए कोई था तो उसके सामने सबसे अच्छी दोस्त बेका थी। हालांकि बेका को अपनी अलग दिक्कतें थी, बिल्कुल लिया की तरह वो भी किसी के प्यार में पागल थी, लेकिन उस लड़के ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया, जिसके कारण आज भी बेका तन्हाइयों में जी रही है। और जब कभी उसे वो अचानक मॉल में देखती है तो न जाने क्यों वो चिड़चिड़ाने लगती है और खुद पर सारा गुस्सा निकालने लगती है। हैरत की बात यह थी कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शेल्बी का सौतेला भाई था। शेल्बी को जब इस बारे में मालूम पड़ता है तो वो बेका के साथ मिलकर अपने भाई को सबक सिखाने का फैसला करती है और क्रिसमस के मौके पर उसकी कार को पेंट कलर से रंग देती है, जिससे उन दोनों का दिल बेहद सुकून मिलता। अब दोनों कुछ दिनों बाद शेल्बी के घर पर हाल ही में हो रहे शो की आने वाली तैयारी में लग जाते हैं। अभी उनके बीच खेल खेल में आपसी करीबी आ जाती है। शेल्बी बेका को किस कर लेती है। हालांकि इसे कुछ देर बाद पिता डेव खाना खाने के लिए बुलाते हैं, कमरे में आते हैं। फिलहाल वो उन्हें पकड़ तो नहीं पाते, लेकिन उनकी हालत का अंदाजा लगाते डेव को दाल में कुछ काला जरूर लगता है। वहीं आइलैंड में शेल्बी नशे में धुत होकर अपनी उन्हीं दिनों के बारे में सोच रही थी। आज यहाँ उसे किसी का खौफ नहीं है, वो खुलकर जिंदगी गुजार रही है। शायद इसी वजह से प्लेन देखने पर उसे घर जाने में इतना मलाल हुआ। वो टोनी की तरफ समलैंगिंग थी, परंतु अपने पिता की कट्टरपंथी धार्मिक उपदेशों के कारण वो आज तक बंधी हुई थी। शायद इसी वजह से उसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। उधर कहानी अतीत में जाती है। हम देखते हैं कि डेव को बेका के माता पिता द्वारा ये मालूम पड़ चुका है कि इन दोनों के बीच क्या हुआ था। इस पर वो शेल्बी से नाराज हो जाता है, लेकिन फिर भी शेल्बी किसी तरह उन्हें इस बात पर मनाने के लिए तैयार हो जाती है कि वो ये सब कुछ उसकी जिंदगी में पहली बार हुआ और इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बेका है।
वहीं बेका अब शेल्बी से मिलने के लिए तड़प रही थी, लेकिन वहीं शेल्बी अपने पिता से इतना डर चुकी थी कि वो फिर से मिलना नहीं चाहती और उल्टा बेका को वो खूब सुनाती है, यहाँ तक उसे अपने भाई के साथ संबंध बनाने का गुनहगार भी ठहरा देती है और खुद से दूर रहने को कहती है। ये सब बेका को अंदर से इतनी बुरी तरह से तोड़ देता है कि वो झेलने की ताकत नहीं रख पाती और अंत में अपनी जान ले लेती है, जिसका अफसोस शेल्बी को अपनी पूरी जिंदगी किसी भयानक सपने की तरह सताता रहता है और इसे तंग आकर वो खुद को इतना घिनौना समझने लगती है कि अपने सभी बालों को गुस्से में काट देती है। बेका की मौत के बाद शेल्बी पूरे तरीके से बदल चुकी थी। अब पिता को खुश करने के लिए गर्मी की छुट्टी में उसके दांतों का ट्रांसप्लांट करने के लिए राजी हो जाते हैं, मगर शेल्बी को इस सब बातों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था और गर्मियां आते आते कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में वो डैनियल से लाख पूछने पर भी नहीं बताती। वो कहती है कि अब तुम लोगों को तभी मैं बताऊंगी जब तुम मुझे लिया से मिलवा दोगे, क्योंकि उसे कुछ ऐसी बातें पता है जिसे जानकर उन लोगों के होश उड़ जाएंगे। परंतु यहाँ ये सब इस बात पर हैरान थे कि इस आइलैंडमैन उसकी नजदीकी टोनी के साथ थी, तो वो लिया से क्यों मिलना चाहती। इसका जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन अंत में उन्हें शेल्बी को लिया से मिलना पड़ता है, जहां में लिया को एक छोटा सा कागज थमाती हुई देखती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि इस कागज में ऐसा क्या राज छुपा है। फिलहाल देखते ही देखते 22 दिन बीत चुके हैं। लड़कियों की मदद के लिए अभी तक कोई नहीं आया और आएगा भी कैसे। क्लेन ने अपने खास दोस्त एलिस के साथ उस पायलट को खरीद जो लिया है। वर्तमान में डीन लड़कियों की हालत को लेकर काफी चिंतित था, क्योंकि टापू से निकलने के बाद वो अभी तक क्लेन के शिकंजे में बंधी हुई थी। उन लोगों को लग रहा है कि ये किसी तरीके की जांच पड़ताल है, मगर हकीकत ये थी कि क्लेन का बस एक ही मकसद था कि वो अपने शौक में कामयाब होकर उन लड़कियों और उनके परिवार वालों को एहसास दिलाना चाहती कि वाकई वो एक हादसे का शिकार हुई थी। वो डीन को लड़कियों द्वारा मिले सभी सामानों को एक बॉक्स में रखकर उसके लिए कोई काम की चीज निकालने को कहती है, जिसमें सबसे पहले डीन के साथ नोरा की डायरी लगी, जिसमें 22वें दिन की उस वाक़े के बारे में लिखा। असल में उस रोज सभी लड़कियों ने मदद आने की उम्मीद में शहर का सारा खाना खाकर सफा चट कर दिया, जिसके चलते भूख की वजह से अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। परंतु हर कोई एक जैसा नहीं था, खासकर बात अगर मार्था की जाए, जो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद निराश नहीं हुई, बल्कि सबको ये दिलासा देने में मशरूफ थी कि हो सकता है कि पायलट ने सरकार को हमारे बारे में बता दिया हो और मदद आने में समय लग रहा हो। वाकई मार्था सब में से खुशहाल लड़की थी, जो शायद बचपन से ही अपनी मुश्किलों से जूझने में माहिर हो चुकी है। खास तौर पर जब बचपन में खेलते वक्त उसके पैर में चोट लग गई थी, तो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था, जो कि भगवान नहीं बिल्कुल हैवान का रूप था, जिसने न जाने ऐसी कितनी लड़कियों का इलाज के बहाने उसका फायदा उठाया था। मगर इन सब के बावजूद मार्था ने कभी भी उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। कुछ सालों बाद स्कूल की चंद लड़कियों ने उसी डॉक्टर टेट पर शोषण का आरोप लगाया, तो मां बेनीस चाहती थी कि वो भी डॉक्टर के खिलाफ जज के सामने गवाही दे, लेकिन मार्था इतने साल बाद भी शायद इसके लिए तैयार नहीं थी। कहानी मार्था के बचपन की तरफ शिफ्ट हो, इससे पहले हमें आइलैंड पर भूखी प्यासी मर रही लड़कियों का एक बार फिर से रूबरू कराया जाता है, जहाँ लिया का दिमाग अभी भी इस बात को झुटलाने को तैयार नहीं था कि ये सब कुछ एक इत्तेफाक है। उसका कहना था कि जब जब कोई बात उसके मन में अटकी है, तब तक बचपन से लेकर आज तक वो सच साबित हुई है और उसे इस जगह का कोई ना कोई झोल लग रहा है, जिसे चाहकर भी वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही है। उसकी बेचैनी, घबराहट सब बिल्कुल वैसा था जैसा हमेशा से उसके साथ होता हुआ आ रहा है। और इसी परेशानी में वो तंग आकर समुद्र के दूसरे छोर पर जाने का फैसला करते हुए पानी में कूद जाती है। वहीं नोरा और रशेल पेट भरने के लिए मछलियां पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नोरा के हाथ एक भी मछली नहीं लगती। वहीं रशेल, जो कि एक उम्दा डाइवर थी और आज पानी में पैर रखने से घबरा रही है, उसे न जाने क्यों पानी से डर लग रहा है। दूसरी तरफ मार्था, शेल्बी और टोनी जंगल में खाने की तलाश में भटक रही है। तभी उन्हें अपने इर्द गिर्द बकरी जैसे किसी छोटे जानवर के होने का एहसास होता है। शेल्बी और टोनी फौरन शिकार के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मार्था किसी भी जीव हत्या के खिलाफ थी। दोनों उसे समझाती हैं कि ये कोई हत्या नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा है, क्योंकि अगर उन्होंने बकरी को मार दिया तो एक हफ्ते तक खाने की कमी नहीं पड़ेगी। रास्ते में वो बकरी मिलती है, लेकिन मार्था उसे वहां से भगा देती है। उधर नोरा बहन रशेल के अंदर पानी को लेकर बैठे डर और कॉन्फिडेंस से बाहर निकालने के लिए एक ऊंची जगह से उसे डाइव करने के लिए लेकर जाती है, लेकिन रशेल फिर भी उसकी बात नहीं सुनती, ऐसा करने से मना करती है। लेकिन जैसे ही वो अपने सामने पानी में डूबती हुई लिया को देखती है, वो तुरंत ही समुद्र में कूदकर उसकी जान बचा लेती है। थोड़ी देर बाद बकरी को ढूंढते ढूंढते शेल्बी और टोनी के हाथ खजाना लगा। ये कुछ और नहीं बल्कि लीची का पेड़ था, जो उनके लिए आखिरकार किसी खजाने से कम थोड़ी था। दोनों लीची को तोड़कर भरपेट खाते हैं, फिर इसी दौरान इतने करीब आ जाते हैं कि सारी हदें पार हो जाती है। वहीं बार बार अतीत और डॉक्टर की कुछ खौफनाक हरकत को याद करते करते हम मार्था का एक रुद्र रूप देखते हैं। दयालु मार्था, जिसने दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खुशियां दिखती थी, आज डॉक्टर टेट को याद करके उसके अंदर की चिंगारी शोला बन जाती है
और फिर गुस्से में जिस बकरी को वो बचा रही थी उसे मिनटों में मारकर मौत के घाट उतार देती है। अब दोस्तों रात होती है, सभी लड़कियां उसी मदहोशी में सो रही होती हैं। इस बीच लिया की आंख खुलती है। वो बिना किसी से कुछ बोले जंगलों की तरफ चली जाती है, जहाँ कुछ ही दूरी पर उसकी नजर नोरा पर पड़ती है, जो क्लेन की टीम से बात। जी हाँ दोस्तों, नोरा ही क्लेन की दूसरी जासूस थी जो उन्हें वहाँ की स्थिति के बारे में बता रही थी, जिससे ये साफ हो जाता है कि नोरा ही उनकी अगली एजेंट। पर दवाइयों के नशे में होने की वजह से वो लिया पर आसानी से काबू पा लेती है और किसी तरह वापस लाकर उसे सुला देती है। सुबह होती है और हम डॉट और रशेल और फातिन को एक साथ पक्षी का शिकार करते हुए देखते हैं। तभी खून से लथपथ मार्था पास आती है, जिसे देख पहले तो वो लोग डर जाते हैं, लेकिन जब वो उन्हें अपने पास थोड़ी दूरी पर खुद के हाथों से मरी हुई बकरी को देखते हैं तो सभी मटन का स्वाद चखने के लिए खुशी से कूद पड़ते हैं। वहीं शेल्बी और टोनी पूरी रात एक दूसरे की बाहों में उसी लीची के पेड़ पर गुजार देते हैं। जब उनकी नींद खुलती है तो एक दूसरे के साथ काफी वो कंफर्टेबल फील होते हैं। साथ ही किनारे पर सो रही लिया अब उठ चुकी है। नोरा उसके बगल में थी, जो कि उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि कल वो नींद की हालत में जंगल में कहीं घूमने निकली थी। अब लिया उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, लेकिन हकीकत में वो बीती रात की कोई भी घटना भूली नहीं थी और उसे ये भी मालूम पड़ चुका है कि उन लोगों के बीच नोरा ही वो जासूस है। बस उसे अब जरूरत थी तो पेड़ों में लगे कैमरा को ढूंढकर सबके सामने लाने की। कहानी वर्तमान में आती है। हम कमरे में चोरी छुपे कैमरे की निगाहों से दूर लिया और शेल्बी को दिखाया जाता है, जो एक छोटा सा खत पढ़ती है जिसमें लिखा था कि तुम सही थी। और स्टोरी एक बार फिर से अतीत में चली जाती है, जहाँ हमें नोरा के यहाँ आने से पहले के दिनों से वाकिफ कराया जाता है, ताकि ये बात जानने में और आसानी हो कि आखिर वो क्लेन से कैसे मिली। असल में दोस्तों, कॉलेज के दिनों में नोरा शांत और होशियार स्वभाव की स्टूडेंट रहा करती थी और यहाँ उसकी मुलाकात क्विन नाम के एक भोले भाले लड़के से होती है। वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बातों का सिलसिला जारी रहता है, जिसके बाद उन्हें प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। परंतु बड़ी बहन रशेल को उसके अजीबोगरीब बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से वो कुछ दिनों बाद नोरा को ना चाहकर भी क्वीन का रिश्ता तोड़ देती है। क्वीन, जो नोरा को अपना समझ बैठा था, ये सुनकर काफी आहत होता और नम आंखों के साथ उसे आखिरी बार गले लगाकर अलविदा कह देता है। इधर एक रोज मालूम पड़ता है उसे कि किसी सीनियर की रैगिंग के दौरान क्वीन की मौत हो चुकी है। वहीं हम आइलैंड की तरफ रुक करते हैं, जहां मार्था को छोड़कर सभी लड़कियां मटन का लुत्फ उठा रही थी। इस दौरान लिया टॉयलेट के बहाने कैमरे वाले उस पेड़ को ढूंढने के लिए जंगलों की तरफ निकल पड़ती है। इस बारे में सोचकर नोरा फिर से परेशान हो जाती है और जंगलों की तरफ भागती है। लिया भी उसका पीछा करती है और अंत में आकर उसे एक गड्ढे में गिर जाती है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि क्लेन और उसकी टीम ने तैयार किया था। नोरा एक आखिरी बार लिया से पूछती है उसे जो कुछ भी पता है वो सब साफ साफ बता दे, लेकिन लिया तो उल्टा उस पर ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिस पर नोरा को इस बात का पता चल चुका था कि वो सब कुछ जान चुकी है। इसीलिए फौरन उसे यहीं पर छोड़कर क्लेन को वो खबर पहुंचाती है, जल्द से जल्द कंटेस्टेंट नंबर 4 यानी कि लिया को यहाँ से वापस बुला लो। कहानी फिर से हमें नोरा की जिंदगी से वाकिफ कराती। जेल में मिलने के लिए उस लड़के से आई थी जिसने क्वीन की जान ली थी, ताकि उसे एहसास दिला सके कि वो आखिर उसे कितनी अच्छे इंसान की जिंदगी छीन ली। इस बीच उसकी मुलाकात क्लेन से होती है और मालूम पड़ता है कि जिस लड़के ने क्वीन को मारा था वो उसका बेटा था। हालांकि एक माँ के साथ साथ इंसान होने के नाते क्लेन उसकी भावनाओं की इज्जत करती है और अपनी बेटी की गलती के लिए उसे माफी मांगती है। दोनों की सोच काफी हद तक एक दूसरे से मिलती है, जहां उन्हें लग रहा है कि इन सब का जिम्मेदार क्लेन का बेटा डेविन नहीं बल्कि वो स्टूडेंट यूनियन है जिसका वो हिस्सा रहा करता था। उसने कभी न कभी ये झेला था और आज वो ये सब हादसा हुआ तो उसने ही अपने बेटों को जुर्म कबूल करने के लिए कहा। उसे ये नहीं पता कि इसके बदले उसे सजा हो जाएगी। क्लेन इन सब का दोष मर्दों का है और उनके रसूख पर मरती है, जिसके आगे मर्द किसी को भी कुछ नहीं समझते। और इसी के लिए वो नोरा से अपने शौक में हिस्सा बनने का प्रस्ताव रखती है, जहां लड़कियों को आत्मनिर्भरता सिखाई जाती है, उन्हें समाज की जिम्मेदारियां उनके खिलाफ हो रहे उत्पीड़न से लड़ने का जज्बा दिलाया जाएगा। बस उन्हें इन सब से दूर रहकर कुछ महीने एक ऐसी दुनिया में जीना है जहाँ कोई मर्द नहीं है जो उन्हें कंट्रोल करेगा। बस फिर क्या था, नोरा इस मिशन में उसका हाथ थाम लेती है, लेकिन यहाँ अपनी रशेल को भी लाने की बात करती है, जिस पर क्लेन को कोई एतराज नहीं होता। बस उसकी यही शर्त थी कि वो दोनों एक दूसरे को जानती हैं, ये गोपनीय रहना चाहिए। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लिया डीन के सामने कमरे में घुटन होने का बहाना करती है, जिस पर वो उसके लिए कमरे का दरवाजा खोल देता है। फिर उसे भीख मांगती है कि कुछ देर के लिए खुली हवा में वो सांस लेना चाहती है। अब नेक दिल डीन तरस खाकर उसे बिल्डिंग के गार्डन एरिया में लेकर जाता है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। वही कहीं ना कहीं डीन का भरोसा जीतने में कामयाब होती है, ताकि ये मालूम पड़ सके कि वो आखिर कहाँ पर है। वो उसे चुपके से बताता है कि हम प्रशांत महासागर के एक जमीनी इलाके में, जो कि उस आइलैंड से 250 किलोमीटर दूर है।
लिया समझ जाती है कि वो पेरू में है। डीन उसे भरोसा दिलाता है कि वो सब कुछ जल्दी खत्म होने वाला है, बस कुछ दिन वो अपने ऊपर नियंत्रण रखे और शांति से हर सवाल का जवाब दे। जिसके बाद डीन उसे कमरे में वापस छोड़ देता है, लेकिन एक पेपर के टुकड़े के सहारे लिया बड़ी ही चालाकी से दरवाज़ों को खुला रखने में कामयाब होती है। वहीं अतीत में हम देखते हैं कि लिया अभी भी गड्ढे में फंसी हुई है। नोरा उसे वहीं छोड़कर वापस बाकी लड़कियों के पास जा चुकी है। यहाँ टोनी शेल्बी के साथ बैठकर अपने प्यार का इजहार करती है। आखिर उसे शेल्बी के रूप में एक नया जीवन साथी जो मिल गया था। उसके लिए भले ये हादसा कोई इत्तेफाक हो, लेकिन ये उसकी अपनी जिंदगी का सबसे खास दिन समझती है। बड़ी बहुत कोशिशों के बाद लिया आखिरकार गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब होती है, मगर इससे पहले वो नोरा की हकीकत बाकी लड़कियों को बता पाती, चारों तरफ शोर मचा हुआ था क्योंकि रशेल पानी में थी और वहां शार्क पहुंच चुकी थी और नोरा उसे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना समुद्र में कूद पड़ती है। सभी बेहद डरे हुए थे कि तभी एक बार कहानी फिर से वर्तमान में आती है, जहां रात में मौका पाते ही लिया वहां से भागने की कोशिश करती है और जाने अनजाने में एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहां किसी शो को मानो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा हो। ढेर सारी टीवियां उसके सामने थी और सामने बिल्कुल उसी आइलैंड का नजारा था जहां से वो भी कुछ दिन पहले बचकर आई थी। बस फर्क इतना था कि यहाँ इस बार लड़कियों की जगह लड़कों का एक ग्रुप जिसका नाम था ट्वाइलाइट ऑफ एडम। और इसी दिमाग को घुमा देने वाली एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन जाते जाते अपने साथ कुछ और ऐसे सवाल छोड़ जाती है, जैसे कि दोस्तों ट्वाइलाइट ऑफ एडम क्या था? क्या ये क्लेन की लड़कियों के बाद लड़कों पर कोई एक्सपेरिमेंट था या फिर एक नई दुनिया जिसके बारे में कोई नहीं जानता? और उस दिन क्या हुआ था? लिया सबके सामने नोरा की पोल खोल पाई या फिर नहीं? और क्या उस रात लिया क्लेन के चंगुल से भागने में कामयाब हो पाई या फिर से वहीं फंसी रही? साथ ही साथ ये एक पहेली बन चुकी है कि बाकी लड़कियां अभी तक कहां पर हैं, जिसका जवाब इस सीरीज के अगला पार्ट आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिसके लिए आपको 500 कमेंट करने पड़ेंगे। कमेंट जरूर करिएगा। के लिए अलविदा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।